गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर फर्स्ट का यूनिट थर्ड का टॉपिक। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड कार्नोट्स थ्योरम। इससे पहले बच्चों हमने कार्नोट साइकिल पढ़ी थी। आज हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और एक कार्नोट की थ्योरम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार एक ऐसी मशीन को बनाना असंभव है जो किसी स्रोत से ऊष्मा अवशोषित करके बिना आंतरिक ऊर्जा में बदले उसे पूर्णतः कार्य में बदल देती है। तो ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम कहता है कि एक ऐसी मशीन नहीं बन सकती जो कि किसी भी स्रोत से ऊष्मा ग्रहण तो कर लेती है लेकिन कोई भी कार्य करे बिना ही, यानी कि कोई भी आंतरिक ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन किए बिना ही पूर्णतः किसमें परिवर्तित हो जाती है? कार्य में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार की मशीन बनाना क्या है? संभव नहीं है। तो इस नियम को अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग कथनों के रूप में दिया था। सबसे पहले कैल्विन एंड प्लांक का कथन देख लेते हैं। उन्होंने क्या बताया था? कैल्विन और प्लांक ने कहा था कि ऐसी किसी भी मशीन का या इंजन का निर्माण असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर कार्यकारी पदार्थ में बिना कुछ परिवर्तन लाए उसे पूर्णतः कार्य में परिवर्तित कर देती है। यानी कि अगर किसी प्रक्रम से किसी इंजन से ऊष्मा लेते हैं तो कुछ था कि ऐसा इंजन बनाना असंभव है कि कोई भी ऊष्मा ले ली जाए और उसे पूर्णतः बस कार्य में बदल दिया जाए और उस कार्यकारी पदार्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं हो। या हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि अर्थात ऐसे किसी भी इंजन का निर्माण करना असंभव है जो स्रोत से ली गई संपूर्ण ऊष्मा को किस में बदल दे? कार्य में बदल दे और सिंक को कुछ भी ऊष्मा ना दे। इसका मतलब यही है कि सिंक में कुछ भी ऊष्मा नहीं दी गई हो, तो ऐसा इंजन बनाना असंभव है। या दूसरे शब्दों में हमको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ऊष्मा द्वारा अविरत कार्य करने के लिए सिंक का होना आवश्यक है। यानी कि ऊष्मा अगर हम ले रहे हैं और उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है तो सिंक का भी उसमें होना आवश्यक है। तो इस प्रकार का इंजन बनाना असंभव है, कैल्विन और प्लांक ने कहा था। और जो दूसरे साइंटिस्ट थे क्लॉसियस, उन्होंने भी अपने कथन में कहा था। उन्होंने इसको इस प्रकार से कहा था कि ऐसी किसी भी स्वचालित मशीन का निर्माण असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा को ठंडी से गर्म वस्तु पर पहुंचा सके। यानी कि बाहर से कुछ ना कुछ कार्य तो किया ही जाता है तभी ऊष्मा को ठंडी ऊष्मा से, ठंडी से गर्म, क्योंकि गर्म से ठंडी में तो ऊष्मा अपने आप आ जाती है साम्यावस्था बनाने करने के लिए, लेकिन ठंडी से गर्म वस्तु तक ऊष्मा पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य किया जाना चाहिए। यानी कि बिना किसी कार्य किए हुए ठंडी वस्तु से ऊष्मा गर्म वस्तु तक नहीं पहुंच सकती। तो क्लासियस ने अपने कथन को में इसको सेकंड लॉ को इस प्रकार से समझाया था। या हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वह युक्ति जिसमें कार्यकारी पदार्थ ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेकर गर्म वस्तु पर उससे अधिक ऊष्मा पहुंचाती है वो क्या होता है? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में यही होता है कि ठंडी वस्तु से ऊष्मा किसमें पहुंच जाती है? गर्म वस्तु में। असंभव है जो बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु पर पहुंचा सके। तो ये उपरोक्त दोनों कथन कैल्विन और प्लांक का तथा क्लॉसियस का दोनों कथन अलग अलग हैं, कहने का तरीका अलग अलग है, लेकिन इन दोनों के जो बात है, निष्कर्ष है, वो दोनों के क्या है? समान है। यानी कि उपरोक्त दोनों कथन अलग अलग है लेकिन वास्तव में उपरोक्त दोनों कथन एक दूसरे के तुल्य हैं, एक दूसरे के समान ही हैं। अब हम देखते हैं कार्नो का प्रमेय। ये तो थी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब है कार्नो की प्रमेय। कार्नो थ्योरम क्या कहती है? कार्नो थ्योरम कहती है इस प्रमेय के अनुसार किन्हीं दो तापों के मध्य कार्य करते हुए किसी भी इंजन की दक्षता उन्हीं तापों के मध्य कार्य करते हुए उत्क्रमणीय, यानी कि कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। हमने जब कार्नो इंजन पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि कार्नो इंजन क्या होते हैं? उत्क्रमणीय इंजन होते हैं।
तो कार्नोट थ्योरम क्या कहती है कि किन्हीं भी दो तापों के मध्य, जैसे दो ताप है T1 और T2, इन दो तापों के मध्य करने वाले किसी भी इंजन की दक्षता कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि सबसे अधिक दक्षता जो होती है वो किसकी होती है? कार्नो इंजन की होती है, या फिर हम बोल सकते हैं एक उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता होती है वो सबसे अधिक होती है। अन्य किसी भी इंजन की दक्षता इससे कम होगी या इसके बराबर होगी, लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकती। अर्थात किन्हीं भी दो तापों के मध्य उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता क्या होती है? अधिकतम होती है। तो ये क्या थी? कार्नो की प्रमेय थी। अब हम सिद्ध करेंगे कार्नो की प्रमेय को। तो कार्नो की प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं, मान लिए कैपिटल आर एक उत्क्रमणीय या फिर हम बोल सकते हैं कार्नो इंजन है, और इसके साथ एक और अन्य इंजन है, वो क्या है? आई है। दोनों इंजन एक ही ताप यानी कि ताप T1 स्रोत उच्च ताप मान लिया कार्नो इंजन आर है जो सीधी दिशा में, पहले सीधी दिशा में चल रहा है, तो प्रत्येक चक्र में ताप T1 से, ऊष्मा स्रोत T1 से कितनी ऊष्मा? Q1 ऊष्मा ले रहा है, ठीक है, ऊष्मा ले रहा है, और Q1 ऊष्मा लेकर W कार्य कर रहा है, और W कार्य करने के बाद बची हुई ऊष्मा यानी कि Q1 माइनस डब्ल्यू ऊष्मा किसको दे रहा है? T2 यानी कि सिंक को दे रहा है, निष्कासित कर रहा है। कौन? वो इंजन आर जो कि कार्नो इंजन है वो। तो अगर हम कार्नो इंजन की दक्षता निकालेंगे तो दक्षता ईटा आर इक्वल टू क्या हो जाएगी? W अपॉन Q1, ठीक है, समीकरण फर्स्ट होगी। अब यदि उत्क्रमित दिशा में, वो तो थी सीधी दिशा में, लेकिन अगर उत्क्रमित दिशा में प्रत्येक चक्र में ये जो आर इंजन है उत्क्रमित दिशा में क्या करेगा? T2 सिंक से उत्क्रम कर रहे हैं, क्योंकि T2 सिंक से ऊष्मा लेगा, मान लिया कितनी ऊष्मा ली? W2 ऊष्मा ली। तो लेकिन जब ऊष्मा लेगा तो बाह्य स्रोत से कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, मान लिया वो क्या हुआ? W कार्य किया जा रहा है। तो ताप Q1 यानी उच्च ताप को जो ऊष्मा दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी? Q2 प्लस W ऊष्मा उच्च ताप को T1 को दी जाएगी। अब हम ये तो था आर कार्नो इंजन, पहले सीधी दिशा में कार्य किया, फिर उसको वापस से उत्क्रमित दिशा में कार्य किया। अब अगर हम मान लेते हैं, मान लिया इंजन आई एक अन्य इंजन है जो कि प्रत्येक चक्र में उच्च ताप T1 से ये क्या लेता है? Q1 डैश ऊष्मा लेता है, फिर ये क्या करता है? कार्य करता है, कार्य करने के बाद बची हुई ऊष्मा यानी कि Q1 डैश माइनस W ऊष्मा ये किसको दे देता है? T2 ताप यानी कि सिंक को दे देता है। तो ऊष्मा ताप T2 पर निष्कासित करता है, तो इसलिए इसकी दक्षता ईटा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? W अपॉन Q1। कि जो कार्नो इंजन है उसकी दक्षता क्या होती है? अधिकतम होती है, लेकिन हम मान लेते हैं कि कार्नो तो गलत है, गलत प्रमेय दे रहा है, और हम ये मान के चलते हैं कि इंजन की जो दक्षता है यानी कि आई इंजन की जो दक्षता है वो आर इंजन की दक्षता की अपेक्षा क्या है? अधिक है, यानी कि गलत प्रमेय है, क्योंकि कार्नो प्रमेय क्या कहता है कि इंजन आर की दक्षता आई हमेशा अधिक होगी, लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि इंजन आई की दक्षता इंजन आर की दक्षता की अपेक्षा क्या है? अधिक है, अर्थात ईटा आई क्या है? ग्रेटर देन है ईटा आर के। ईटा आई का मान क्या है? W अपॉन Q1 डैश, ईटा आर का मान क्या है? W अपॉन Q1, तो यानी कि W अपॉन Q1 डैश हमेशा ग्रेटर देन होगा W अपॉन Q1 के। तो ये अगर अधिक होगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इसका मतलब है Q1 ग्रेटर देन होगा, क्या होगा? Q1 डैश के, यानी कि जो आर की ऊष्मा है ली गई वो आई की ऊष्मा से अधिक होगी। तो आर एक क्या है? उत्क्रमणीय इंजन है, अतः इसे विपरीत दिशा में भी चलाया जा सकता है, अतः इसके लिए आवश्यक कार्य W इंजन आई के द्वारा प्राप्त कार्य से हम ले सकते हैं, यानी कि जो आर में जो कार्य था वो हम किसे प्राप्त कर सकते हैं? आई के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब अगर हम इंजन आई और इंजन आर को आपस में क्या कर दें? मिला दें, मिलाने पर जो हमारे पास प्राप्त होगी मशीन वो क्या होगी कि जैसे आई क्या करता है? ऊष्मा स्रोत से Q1 डैश ऊष्मा लेता है, W कार्य करता है, और ऊष्मा सिंक को Q1 डैश माइनस W यानी कि Q2 डैश ऊष्मा देता है। फिर आर इंजन क्या करता है? उत्क्रमणीय है, तो आर इंजन क्या करता है? इसी ऊष्मा सिंक से T2 से Q2 ऊष्मा लेता है, और ये जो W कार्य है आई इंजन
के द्वारा किया गया यही कार्य बाहर से आर इंजन पर किया जाता है। तो आर इंजन पर यही डब्ल्यू कार्य करने पर Q2 प्लस डब्ल्यू ऊष्मा ये किसको, स्रोत को देता है। यानी कि दोनों इंजन मिलकर इस प्रकार से अगर कार्य करें तो इस एक संपूर्ण प्रक्रम, यह पूरा एक संपूर्ण प्रक्रम हो गया। इस संपूर्ण प्रक्रम में देखें कि सिंक T2 से ली जाने वाली कुल ऊष्मा की, सिंक T2 से कुल ऊष्मा कितनी ली जा रही है। तो सिंक T2 से कितनी ऊष्मा ली जा रही है ये देखते हैं हम। एक तो ऊष्मा दी जा रही है I द्वारा और R द्वारा ऊष्मा क्या हो रही है, ली जा रही है। तो हम देखते हैं R द्वारा ली गई ऊष्मा माइनस होगी I द्वारा दी गई ऊष्मा। तो R द्वारा ली गई ऊष्मा कितनी है, Q1 माइनस डब्ल्यू, और I द्वारा दी गई ऊष्मा कितनी है, Q1 डैश माइनस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू से डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास प्राप्त होगी Q1 माइनस Q1 डैश ऊष्मा। तो यानी कि T2 सिंक से जो ऊष्मा ली जा रही है वो कितनी है, Q1 माइनस Q1 डैश। इसी प्रकार से उच्च ताप T1 पर ऊष्मा स्रोत को दी गई ऊष्मा, ऊष्मा स्रोत को दी गई ऊष्मा क्या है, I से तो ली जा रही है और R से दी जा रही है। तो हम देखते हैं, तो यानी कि R द्वारा लौटाई गई ऊष्मा माइनस I द्वारा ली गई ऊष्मा। तो R द्वारा लौटाई गई ऊष्मा क्या है, Q1, और I द्वारा ली गई ऊष्मा क्या है, Q1 डैश। तो यानी कि सिंक को ली जाने वाली ऊष्मा कितनी है, Q1 माइनस Q1 डैश, और T1 को दी जाने वाली ऊष्मा भी कितनी है, Q1 माइनस Q1 डैश। समीकरण नंबर 3 से हम देखते हैं कि Q1 माइनस Q1 डैश क्या है, धनात्मक, एक धनात्मक राशि है। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि T2 से Q1 माइनस Q1 डैश ऊष्मा ली जा रही है और Q1 माइनस Q1 डैश ऊष्मा ही T1 को दी जा रही है। यानी कि कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि जितनी ऊष्मा ली उतनी ही ऊष्मा लौटा दी, तो मतलब कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो अतः R व I मिलकर यह दर्शाते हैं कि मशीन निरंतर T2 से Q1 माइनस Q1 डैश ऊष्मा लेकर उच्च ताप T1 पर ऊष्मा Q1 माइनस Q1 डैश देती है, तथा यानी कि कोई भी कार्य नहीं करना पड़ रहा है। और जबकि यह ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का उल्लंघन है, क्योंकि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहता है कि T2 क्या है, सिंक है, ठंडी है, और T1 क्या है, उच्च ताप पर। तो यानी कि निम्न ताप से उच्च ताप तक ऊष्मा नहीं पहुंच सकती बिना कोई बाह्य कार्य किए। और जबकि यह हमें क्या बता रहा है कि हम बिना कोई बाह्य कार्य किए T2 से ऊष्मा ले रहे हैं और T1 में ऊष्मा दे रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। यानी कि हम जो लेकर चले थे, हम ये जो मान्यता लेकर चले थे कि इंजन I की दक्षता है जो इंजन R की दक्षता है से अधिक है, वो क्या है, गलत है। तो जो कि हम कार्नो इन प्रमेय को गलत लेकर चले थे वो गलत सिद्ध हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्नो प्रमेय जो है यानी कि वो सही है। अतः स्पष्ट है कि किन्हीं दो तापों के लिए कार्नो इंजन की दक्षता ही सबसे अधिक होगी। यानी कि क्योंकि हम जो लेकर चले थे वो गलत सिद्ध हो गया, तो यानी कि कार्नो इंजन की दक्षता ही सबसे अधिक होगी, जो कि कार्नो की प्रमेय कहती है। अतः उन्हीं तापों के मध्य किसी अन्य इंजन की दक्षता सदैव कार्नो इंजन की दक्षता से या तो कम होगी या अधिक होगी, कम होगी अथवा बराबर हो सकती है। यानी कि अर्थात एन आई जो ईटा आई हमेशा होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा एन आर, लेकिन इसका मान अधिक नहीं हो सकता। तो यदि इंजन आर को सीधी दिशा में तथा इंजन आई को विपरीत दिशा में, अगर हम उल्टा कर दें, अब इंजन आर को सीधी दिशा में लें और इंजन आई को विपरीत दिशा में लें, तो पूरे प्रक्रम में क्या होगा, ईटा आर लेस देन इक्वल टू ईटा आई। तो यानी कि ये दोनों तभी संभव है यदि आई और आर दोनों उत्क्रमणीय इंजन है, तो ये तभी संभव है कि ईटा आई लेस देन इक्वल टू ईटा आर। तो यानी कि कार्नो प्रमेय से यह भी सिद्ध किया जा सकता है, निष्कर्ष निकलता है कि किन्हीं भी दो समान तापों के मध्य कार्यरत सभी उत्क्रमणीय इंजन जो होंगे उनकी दक्षता समान होगी। जो समान यानी कि उत्क्रमणीय इंजन है उन दोनों की, तो आप दो अगर उत्क्रमणीय इंजन और वो समान तापों के मध्य हमेशा उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता ही अधिक हो गई। यही कार्नो की प्रमेय कहलाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कार्नो की प्रमेय समझ में आई होगी। फिर भी बच्चों कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।